तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एसिड बेस को पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम लोग तीसरा चैप्टर पुराने वाले एनसीईआरटी का पढ़ने जा रहे हैं, धातु और अधातु। तो मेटल एंड नॉन मेटल। तो इससे पहले वाला जो पेज है उसमें कुछ खास नहीं है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। क्या कह रहा है कि आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। धातु को पीट के चादर बना सकते हैं। क्या मतलब है उसका? जैसे लोहे को पीट पीट के आप देखते हैं ना, बड़ा बड़ा चादरा बना देता है। जैसे आपका गेट बनता है या किसी और चीज, जैसे बर्तन सब भी बनाया जाता है टीन का वगैरह, क्या करते हैं यार, लोहे को पीट के देखते हैं ना, पतला पतला चादर, पतला पतला इसमें बना देता है। तो उस गुण को आप क्या कहेंगे? आघात वर्ध्यता कहेंगे। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि धातु को पीट कर जब पतला चादर बना दिया जाता है तो उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो आप कहिएगा कि उस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धीय धातु है? और सबसे ज्यादा आघात वर्धीय धातु कौन सा है? सोना और चांदी, क्योंकि उसको आसानी से पीट के कोई भी आकार दे सकते हैं, इसलिए तो आप इतना ज्यादा आभूषण सोना चांदी का देखते हैं। तो सबसे अधिक आघात वर्धीय धातु कौन सा है? सोना और चांदी है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। धातु से पतला तार, कॉपर वायर, जब अब देखते हैं कॉपर वायर निकाला जाता है, या फिर एल्यूमिनियम या किसी भी धातु से अगर वायर निकाला जाता है, तो वायर निकालने की जो घटना है, वायर खींचने का जो गुण है, उसको क्या कहेंगे? तन्यता कहेंगे। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। धातु का पतला तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। देखिए, यही आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया है कि सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, मतलब क्या हुआ? सोना से सबसे आसानी से और सबसे ज्यादा लंबा तार खींचा जा सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोचिए कि सबसे, अगर एग्जाम में यह आ गया कि सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सा है, सबसे ज्यादा तन्यता का गुण किस धातु में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा सोना में पाया जाता है। और 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार खींच सकते हैं? तो 1 ग्राम सोने का प्रयोग करके आप 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा तार आप खींच सकते हैं। कहता है, आगे कह रहा है कि आघात वर्ध्यता एवं तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। आघात वर्ध्यता जिसे उसको पीट कर चादर, और तन्यता जिसे तार खींचा जा सकता है, ये 2 गुण के कारण धातु को किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है? आप कुछ धातु का नाम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, जिससे आप खाना पकाने वाला बर्तन बनाते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर जानने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। कहता है कि कुछ ऐसा धातु का उपयोग जो है खाना का बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, कि वही पार्टिकुलर, वही स्पेसिफिक धातु का उपयोग किया जाता है खाना बनाने वाले बर्तन में, किसी और दूसरे में क्यों नहीं किया जाता है? क्या आप जानते हैं? तो कहता है कुछ क्रियाकलाप कीजिए और सीखिए। तो इधर क्रियाकलाप दिया हुआ है। ये क्रियाकलाप मेरा नोट्स बनाने का तरीका है। ये देखिए, ये अब नोट्स बनाने का तरीका देखते होंगे कि हम ऊपर में ही लिख देते हैं। आप भी हैबिट कीजिए कि इसको ऊपर में ही लिख दीजिए। जब आप रिवीजन करने बुक में जाएंगे तो इस तरह से आपको मिल जाएगा और आप आसानी से उसको फिर से याद कर लेंगे। देखिए, सबसे उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी और कॉपर। इस तरह से लिखना शुरू कीजिए। तो ये क्रियाकलाप, जो बात वहां ऊपर में हो रहा था, यही क्रियाकलाप था। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और जब आप उसे पढ़ लेंगे तो आगे देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु उष्मा के सुचालक होते हैं। कह रहा है उपरोक्त क्रियाकलाप जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि धातु उष्मा का क्या है? सुचालक है, कंडक्टर है, तथा इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। इसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। सिल्वर और कॉपर क्या है? सबसे अच्छा चालक है। किसका? उष्मा का बात हो रहा है। उष्मा, हीट का सबसे अच्छा चालक सिल्वर और कॉपर है। इसकी तुलना में लेड और मरकरी उष्मा का कुचालक है। देखिए, हम यहीं पे क्या किए, लिख दिए कि लेड और मरकरी क्या है? उष्मा का कुचालक है। लेड और मरकरी जो है, पारा और सीसा जो है, वो मरकरी का क्या है? उष्मा का क्या है? हीट का क्या है? कुचालक है, इंसुलेटर है। अगर आपको पूछा जाएगा
कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट तो आप चांदी मारिएगा, वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट तो आप लेड या मरकरी में कोई एक मारिएगा। देखिए आगे कह रहा है कि आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस तार पर पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है? आप देखे होंगे कि तार जब वायरिंग आपके घर में होता है तो तार नंगा थोड़ी रहता है, उसके बाद लाल काला हरा उजला इस तरह का क्या होता है, उसके ऊपर एक कवर चढ़ा रहता है कि नहीं, प्लास्टिक जैसा रहता है। वो प्लास्टिक नहीं रहता, वो क्या रहता है, आपको लगता है कि प्लास्टिक या रबड़ होगा जिसको छील के आप अंदर से उसका तार निकालते हैं, तो कुछ और नहीं बल्कि पीवीसी होता है। ये भी पूछ सकता है कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है? क्या हुआ है? कोई आवाज उत्पन्न करती हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक सोनोरस कहते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी की धातु क्यों बनी होती है? धातु का एक गुण और है कि किसी पदार्थ से टकराने पर या पीटने पर उसमें क्या निकलेगा? एक आवाज निकलता है। आप लोहा स्टील इस सबको टकरा के देखिएगा, बहुत अनबियरेबल साउंड आने लगता है, बहुत जोर से आने लगता है साउंड, आता है कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं? ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ठीक है, धातु का ये गुण है कि उसको जब आप पीटिएगा तो उसमें क्या आने लगेगा? एक आवाज उत्पन्न होने लगेगा। देखिए आगे अधातु। पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। धातु का तुलना में अधातु क्या है? कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि धातुओं के कुछ उदाहरण हैं। देखिए ये सब भी आप ध्यान में रखिए, अगर अचानक कहीं पूछ दिया धातु और धातु में अंतर है तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, ये सब क्या है? अधातु है। वही सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये सब क्या है? धातु है। आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि एक ऐसा अधातु जो जनरली अधातु कैसा होता है? गैस होता है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो क्या है? द्रव अवस्था में है। और अगर धातु पूछ दे ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में हो, तो कौन हो जाएगा? पारा हो जाएगा। याद रखिएगा कि ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। बाकी धातु किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में होता है। इसके अलावा सारी धातुएं या तो ठोस या फिर गैस होती हैं। कहता है कि इसके अलावा बाकी जो भी धातु बच जाता है ब्रोमीन के अलावा वो क्या होता है? या तो ठोस होता है या तो गैस अवस्था में होता है। क्या धातुओं के समान अधातुओं में भी कुछ गुणधर्म होते हैं? आइए पता करते हैं। कह रहा है कि क्या धातुओं के समान अधातुओं में कुछ गुण होता है? धातु में कौन सा गुण हुआ? तन्यता हुआ, तार खींच सकते हैं, पीट के चादर बना सकते हैं, सोनोरस जैसे अजीब से उसमें साउंड आता है। कह रहे हैं कि क्या यही गुण अधातु में भी है क्या? तो आगे हम लोग को पता चलेगा कि है या नहीं है। देखिए कह रहा है कि मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। अभी कुछ देर पहले हम आपको यही बताए थे कि मरकरी को छोड़कर जितना भी धातु है वो किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है। धातु का गलनांक क्या होता है? अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। जनरली धातु का जो गलनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बहुत हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम एक ऐसा धातु है इसका गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेगी। सीजियम और गैलियम क्या है? ऐसा धातु है कि इसको आप हाथ में रखने लगेंगे तो ये क्या होना? पिघलना शुरू हो जाएगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से बन गया कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे आप हाथ में रखेंगे और पिघलना शुरू हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातु हैं जिसे आप हाथ में रखेंगे और वो पिघलना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा कि इनका गलनांक बहुत ही कम है। धातु होते हुए भी सीजियम और गैलियम का गलनांक क्या है? बहुत कम है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा अधातु है जो अधातु होते हुए भी काफी चमकीला है? तो आयोडीन एक ऐसा मात्र धातु है जो है तो अधातु लेकिन काफी चमकीला है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। कहते हैं कार्बन एक ऐसा धातु है जो विभिन्न रूप में पाया जाता है। आपको पता होगा कि कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? बहुत सारे होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, जो भी आपको बताया हम कि हीरा क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। हीरा 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 सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक एवं कथनांक काफी अधिक होता है। ये काफी कठोर पदार्थ होता है और हीरा का गलनांक और कथनांक क्या होता है? काफी उच्च होता है। कार्बन एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट
विद्युत का सुचालक है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप क्या है, ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट क्या है, सुचालक है। तो किसका सुचालक है, विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। ये है ग्रेफाइट, ये देखिए सामने आपके यहाँ पे, इसी को ग्रेफाइट बोलते हैं। ये जो पेंसिल का लीफ है, ये विद्युत का क्या है, सुचालक है। क्षारीय धातु, क्षारीय धातु क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सब किस तरह के धातु हैं, क्षारीय धातु। देखिए एक क्वेश्चन तो यही पे बन गया, कोई ऑप्शन में रहेगा कि क्षारीय धातु किसे कहते हैं, तो आप दीजिएगा लिथियम, सोडियम, पोटासियम। लिथियम, सोडियम, पोटासियम को क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन ये बन गया, किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन अगर क्षारीय धातु है तब तो कोई बात नहीं, क्षारीय धातु दे दिए, नहीं तो आप क्या देंगे, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम, सोडियम और पोटासियम ऐसे धातु हैं जिन्हें क्या कर सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इनके घनत्व और गलनांक कम होता है। इनका घनत्व और गलनांक क्या होता है, कम होता है। घनत्व क्या होता है, ये आगे हम आपको बताएंगे चैप्टर में। गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। इन धातु के बारे में बात हो रहा है, क्षारीय धातु को। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातु अधातु में कैसे वर्गीकृत किया जाता है तत्व को, उसके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम किसी तत्व को धातु या धातु में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। वो किसके साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा उसके हिसाब से हम पता करते हैं कि ये बांटते हैं कि ये धातु होगा या अधातु होगा। आगे क्या है, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ये पिछली कक्षा में एसिड बेस पे भी हम आपको बताए थे कि अधातु का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। वहीं धातु का ऑक्साइड कैसा होगा, बेसीय होगा। वहीं अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो आप अम्लीय मार देगा, मारिएगा। धातु के ऑक्साइड क्वेश्चन में आ जाएगा कि कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे देखिए, कमरे के ताप पर द्रव होती है, ऐसी धातु के उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ऐसा धातु कौन सा है जो कमरे के ताप पे द्रवावस्था में होगा, तो Hg। कौन सा होगा, पारा। उसके बाद दूसरा देखिए, चाकू, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता हो, अभी हम तुरंत आपको बताए थे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उष्मा की कुचालक होती हैं, उष्मा का कुचालक कौन होगा, अभी आपको तुरंत हम बताए थे, याद कीजिए, पारा और लेड होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन वहां बना के उसमें आंसर लिख के बार बार इसको जब जब रिवीजन कीजिएगा तो इस सब क्वेश्चन को भी रिवीजन करिएगा। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। उष्मा का सबसे अच्छी चालक कौन होती है, चांदी होती है। चांदी का क्या होता है, Ag। सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, चांदी होता है, तो याद रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे धातु के रासायनिक गुणधर्म। धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या है, धातु के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.21 से 3.24 में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्न धातु के नमूनों एकत्र कीजिए, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, पोटेशियम, जिंक और सोडियम। ये सब जितना लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे एल्युमिनियम, वहाँ क्या था, ऑक्सीजन था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ये सब क्या था, धातु था। तो वहीं धातु आपको अगर पहचानने नहीं आता तो धातु किसको बोलते हैं, याद रखिएगा, एल्युमिनियम को, कॉपर को, आयरन को, लेड को, मैग्नीशियम को, जिंक को, सोडियम को, ये सब क्या है, ये सब सभी धातुएं हैं। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है कि धातु को जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे या ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर तुरंत संगत ऑक्साइड बनाती हैं। या ऑक्सीजन के साथ धातु मिलने के बाद क्या हो जाएगा, तुरंत उसका ऑक्साइड बना लेगा। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन क्या होगा, धातु का ऑक्साइड। ये सब याद रखिए, तभी आगे जाके आपको समीकरण में पकड़ बनेगा। उदाहरण के लिए, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। देखिए, कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो क्या बना लेता है, CuO बना लेता है। ठीक है, CuO बना लेता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम को एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। याद रखिएगा कि धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, तेजी से, धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करके किस में परिवर्तित हो जाता है, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखिए आगे कह रहा है कि अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। कहता है कि अध्याय 2 में आपने देख चुके हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो किस प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जनरली धातु के ऑक्साइड तो क्षारीय होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा धातु है, जैसे देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एक ऐसा धातु के ऑक्साइड है जो कैसा गुण करता है, धातु के अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह का गुण प्रदर्शित करता है। कौन, तो जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं,
क्या कह रहा है, ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन कर जाएगा और दोनों ही स्थिति में क्या दे रहा है, लवण और जल दे रहा है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्वेश्चन बनेगा किसमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो Al2O3। याद रखिएगा ये बहुत फेमस एग्जांपल है Al2O3, डायरेक्ट यही आ जाएगा कि आपको कि उभय इसमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो Al2O3। अगर ZnO रहेगा तब तो वो भी डाल लेना है, नहीं तो आपको Al2O3 हर हाल में देना है। ये उभयधर्मी ऑक्साइड है क्योंकि ये किस तरह का नेचर शो करता है, ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है, इसीलिए क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं। अधिकांश धातु के ऑक्साइड क्या है, जल में अघुलनशील हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। अधिकांश क्या है, जल में अघुलनशील है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है जो जल में घुल के कैसा प्रदान करता है, क्षार प्रदान करता है। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करती है। देखिए सोडियम ऑक्साइड क्या करता है, N2O प्लस H2O NaOH दे रहा है, K2O, ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या कह रहा है कि क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्या कह रहा है कि आगे जब क्रियाकलाप करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी जो धातु है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ, सभी जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करती हैं, सब एक साथ एक समान ऑक्साइड नहीं बना लेती हैं, सबका क्रिया करने का तरीका अलग अलग है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। विभिन्न धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब है कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, बहुत गर्म कर लेगा, कोई ठंडा में करेगा, उस हिसाब से ये बताना चाह रहा है। कह रहा है कि पोटेशियम और सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कौन सी धातुएं हैं जो खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं, तो आपका ऑप्शन होगा पोटेशियम और सोडियम। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि किन धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, तो आपका आंसर होगा पोटेशियम और सोडियम का, है कि ये खुले में रखने पर तुरंत क्या कर लेता है, ऑक्सीजन से विक्रिया करके तेजी में जलने लगता है, इसलिए इसको कहां पे रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। सामान्य ताप पर क्या होता है, मैग्नीशियम, जिंक और लेड इस सब में आसानी से पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकृत से सुरक्षित रखती है। ये क्या करता है, उन्हें पुनः ऑक्सीकृत से सुरक्षित रहता है। पतला परत चढ़ गया तो उससे दोबारा ऑक्सीकृत होने से इसको क्या करता है, बचा लेता है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। कह रहा है कि गर्म करने पर आयरन जलेगा तो नहीं, ये बात तो सही है कि वो जलेगा नहीं, दहन नहीं होगा, लेकिन बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगता है। लेकिन बर्नर का ज्वाला अगर आग जला दिया, उसमें लौह का चूर्ण डालेंगे तो क्या होगा, जलने लगेगा, थोड़ा थोड़ा ये फेंकने लगेगा, उसमें आग लगने लगेगा। देखिएगा डाल के ऐसा होता है, लेकिन आप करिएगा मत, नहीं होता है, लेकिन ये तो तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर का भी क्या होता है, दहन नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर अगर कॉपर को गर्म कर दिया जाए तो उसमें क्या होता है, ऑक्साइड का काला परत चढ़ ही जाएगा। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ गया है कि ऐसा कौन सा धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो आपका आंसर होगा सिल्वर और गोल्ड, दो ऐसा धातु है जो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कितना भी ताप आप बढ़ा लीजिए ये रिएक्शन नहीं करेगा, इसीलिए आभूषण को हम पहनते हैं और वो क्या होता है, बहुत समय तक चमकीला रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसमें क्या होता, तुरंत काला जम जाता है कि नहीं। देखिए आगे है, ये जो बॉक्स में रहता है ना, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन यहीं से बनता है लगभग। आगे हम लोग पढ़ेंगे एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या है उसके बारे में जानेंगे। देखिए एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, एनोडीकरण करेंगे। और कैसे होता है, वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। वायु में जब एल्युमिनियम आप छोड़ दीजिएगा तो उसमें क्या होगा, ऑक्साइड का पतला परत जम जाएगा। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्युमिनियम अपना पतला परत चढ़ा लेगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है।
एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो परत बचेगा ना, ये इसको जंग लगने से क्या करता है, बचाता है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। कहता है जो एल्युमिनियम को आप छोड़ दिए तो उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक अपना ऊपर पतला परत चढ़ाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ये क्या करता है, उसको जंग लगाने से बचाता है। यही कह रहा है कि एल्युमिनियम पे और ज्यादा परत चढ़ा दिया जाए, और मोटा परत चढ़ा दिया। ये तो पतला परत चढ़ता है अपने आप से, आप उसमें और मोटा परत चढ़ा दिया जाए ताकि उसको क्या हो, जंग वंग नहीं लगे। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण में अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सब पूछता है क्वेश्चन, आपको पूछेगा कि एनोडीकरण में एल्युमिनियम की परत को एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर, एल्युमिनियम की परत को एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाया जाता है। ठीक है, एनोडीकरण में एल्युमिनियम को क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन क्या होता है आगे बताएंगे आपको, बस अभी यहाँ जान लीजिए विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना लेती है। इस अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है एनोड पर, वो क्या करता है, ऑक्सीजन एनोड किस पे है, एनोड पे क्या है, एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेगा। अभिक्रिया करने के पश्चात ऑक्साइड की एक मोटी परत बना लेता है। एनोडीकरण में एल्युमिनियम एनोड पे रहता है, वहां पे ऑक्सीजन गैस आता है, तो ऑक्सीजन गैस क्या करता है, एल्युमिनियम से तेजी से अभिक्रिया करके क्या करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक मोटा परत बना लेता है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्युमिनियम के आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। और इस परत, एक मोटा परत बना लिया, मोटा परत बनाने के बाद क्या हुआ, उसको आसानी से रंग कर एल्युमिनियम को भी ना करके, बस जब मोटा परत बना लिया एल्युमिनियम पर, मोटा परत जब एल्युमिनियम ऑक्साइड का चढ़ गया तो अब इतना तो तय हो गया कि उसमें जंग लगेगा नहीं। ध्यान से देखिए, उसमें जंग लगेगा नहीं, तो अब उसको अच्छा से रंग करके क्या करता है, बर्तन बना के मार्केट में आपको भेज दिया जाता है, या और सब कुछ भी चीज एल्युमिनियम का आप जहां भी यूज देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोटा परत चढ़ाया जाता है। और किस प्रक्रिया से चढ़ाया जाता है, एनोडीकरण प्रक्रिया से चढ़ाया जाता है। आपको पूछेगा कि एनोडीकरण क्या है, तो एनोडीकरण क्या है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये सब उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने से पढ़िए। कल हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, आज की क्लास हम यही रखते हैं। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।